20वीं सदी की शुरुआत में जब ब्रिटिश राज अपने चरम पर था, उस समय भारत की राजनीतिक चेतना भी धीरे धीरे जाग रही थी। इस चेतना को झटका देने वाला एक बड़ा कदम वर्ष 1905 में उठाया गया, जिसे इतिहास में बंगाल विभाजन के रूप में जाना जाता है। इस घटना ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में नई जान फूंक दी और भारतीय समाज में राजनीतिक चेतना के विस्तार की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। वर्ष 1905 से पहले बंगाल प्रांत ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा और सबसे घना आबादी वाला इलाका था। इसमें वर्तमान के बंगाल, बिहार, ओडिशा और असम के बड़े हिस्से शामिल थे। जनसंख्या की दृष्टि से यह प्रांत इतना बड़ा था कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसे चलाना ब्रिटिश अधिकारियों के लिए कठिन होता जा रहा था। इसीलिए लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा के नाम पर बंगाल को 2 हिस्सों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। इस विभाजन के तहत बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांटा गया। पूर्वी बंगाल में ढाका को राजधानी बनाया गया और यह मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, जिसमें आसाम भी शामिल था। वहीं पश्चिमी बंगाल में हिंदू बहुल इलाकों को रखा गया और इसकी राजधानी कोलकाता बनी रही। ब्रिटिश सरकार ने इस कदम को एक प्रशासनिक सुधार बताकर प्रस्तुत किया, परंतु भारत की जनता और नेताओं को यह स्पष्ट था कि इसके पीछे फूट डालो और राज करो की नीति काम कर रही थी। लॉर्ड कर्जन का उद्देश्य हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच सांप्रदायिक विभाजन को और गहरा करना था, ताकि एकजुट भारतीय राष्ट्रवाद की भावना को तोड़ा जा सके। बंगाल विभाजन के तुरंत बाद देश भर में असंतोष की लहर दौड़ पड़ी। बंगाल के साथ साथ अन्य हिस्सों में भी लोग सड़कों पर उतर आए। नेताओं ने इसे ब्रिटिश नीति का स्पष्ट सांप्रदायिक उद्देश्य बताया। बंगाल में आम जनता, विद्यार्थियों, वकीलों और महिलाओं तक ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। यह पहली बार था जब किसी प्रशासनिक निर्णय के विरुद्ध देश भर में एक जनांदोलन खड़ा हुआ। इस जनांदोलन की प्रतिक्रिया स्वरूप स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। लोगों ने विदेशी वस्त्रों और उत्पादों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। जगह जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश वस्त्रों और कंपनियों को आर्थिक झटका देना, ताकि उनकी नीति पर दबाव बनाया जा सके। इसमें छात्रों, व्यापारियों और महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। स्वदेशी आंदोलन के साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा की अवधारणा को भी बल मिला। बंगाल और अन्य राज्यों में राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज खोले गए, ताकि भारतीयों को अपनी संस्कृति और मूल्यों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। यहीं से रविंद्रनाथ ठाकुर, अरबिंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने भारतीय राजनीति में उग्र राष्ट्रवाद का नया अध्याय लिखा। इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 भागों में बढ़ती दिखी, नरमपंथी और गरमपंथी। नरमपंथी नेता जैसे गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ब्रिटिश सरकार से निवेदन और प्रार्थना की नीति के पक्षधर थे, जबकि गरमपंथी नेता जैसे तिलक, लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल अधिक तीव्र और आक्रामक आंदोलन के पक्षधर थे। बंगाल विभाजन के मुद्दे ने इस विभाजन को और गहरा किया। बंगाल विभाजन के बाद ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसके पीछे भी अंग्रेजों की सांप्रदायिक रणनीति थी। ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम समुदाय को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि विभाजन उनके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि एक अलग प्रशासनिक इकाई में वे बहुसंख्यक होंगे और उन्हें विशेष सुविधाएं मिलेंगी। यह नीति अंततः 1947 के भारत विभाजन की जड़ में जा बैठी। बंगाल विभाजन के विरुद्ध संघर्ष ने पूरे देश को झकझोर दिया। कवियों, लेखकों और नाटककारों ने भी इस आंदोलन को अपनी कलम और मंच के माध्यम से समर्थन दिया। रविंद्रनाथ ठाकुर ने रक्षाबंधन जैसे त्योहार को सांप्रदायिक एकता का प्रतीक बनाकर प्रचारित किया। उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों को राखी बांधने की प्रेरणा दी, ताकि सामाजिक समरसता बनी रहे और विभाजन के उद्देश्य को नाकाम किया जा सके। स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से कुटीर उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिला। चरखा, खादी और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में नव चेतना जागृत हुई। लोगों ने खुद अपने घरों में सूत काटना शुरू कर दिया
और विदेशी मिलों से बने कपड़ों को त्यागने लगे। यह आर्थिक आत्मनिर्भरता का पहला कदम था, जिसे बाद में महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन की मुख्य धुरी बनाया। बंगाल विभाजन ने यह सिद्ध कर दिया कि अंग्रेज भारतीयों की एकता से डरते हैं, लेकिन यह भी सिद्ध हो गया कि भारत की जनता अब चुप नहीं रहेगी। इस जन आंदोलन के दबाव में ब्रिटिश सरकार को अंततः 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा। दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने इसकी घोषणा की और साथ ही यह भी घोषित किया कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। बंगाल विभाजन की वापसी ने भारतीयों के मनोबल को बढ़ाया। यह पहला अवसर था जब एक विशाल जन आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि यदि संगठित और सुनियोजित ढंग से आंदोलन किया जाए तो ब्रिटिश शासन को चुनौती दी जा सकती है। हालांकि विभाजन की वापसी के साथ ही अंग्रेजों ने राजनीतिक कूटनीति से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की नीति को और गहराया, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता को चोट पहुंची। उन्होंने 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों के तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचिका का अधिकार दिया, जो भारत के राजनीतिक भविष्य के लिए एक विभाजनकारी कदम साबित हुआ। इस प्रकार बंगाल विभाजन केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं था, बल्कि यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ बना। इसने देश को एक नई चेतना, नया साहस और नया मार्गदर्शन दिया। इसने यह भी दिखाया कि भारतवासी अपनी संस्कृति, भाषा और सामाजिक एकता की रक्षा के लिए संगठित हो सकते हैं और ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दे सकते हैं। यह घटना भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में एक ऐसी नींव थी जिस पर आगे चलकर असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलन खड़े हुए। बंगाल विभाजन से पैदा हुआ स्वदेशी आंदोलन भारत के स्वराज की ओर पहला ठोस कदम साबित हुआ।